हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस सेशन के लिए, या कह लीजिए 2024 के लिए। और ये एक मैराथन क्लास ही है, लेकिन ये कह लीजिए तो इस पे हम पार्ट वाइज चल रहे हैं। पार्ट वाइज से चल रहे हैं क्योंकि हमें जिन चीज़ों को पढ़ना है उनमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यानी साइंस एंड टेक के मैराथन सेशन में हम बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, जिन चैप्टर्स से बेस्ड होकर जो करंट अफेयर्स होते हैं उन पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, और ये पूरी की पूरी जो पीपीटी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर रवि अग्रही आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसा कि पिछले सेशन जो पिछला मैंने लिया था वहाँ पे 2023 के लिए आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में मैंने क्लासेस ली थी उसमें से आपके पेपर में सीधे क्वेश्चंस आए थे। इस बार कोशिश करता हूँ कि 10 प्लस क्वेश्चन करीब करीब आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें कोशिश करूँगा थोड़ा मैं स्टार्टिंग भी कवर करके रखूँ। जैसा कि ऑन एन एवरेज आप जानते हैं लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में साइंस से आते हैं। तो शुरुआत में 10 मिनट आपको सारे बैकग्राउंड बता देता हूँ, किस हिसाब से किन किन चैप्टर्स को लेकर आपको स्टैटिक और उससे करंट अपडेट्स को लेकर चलना होगा। सो मैं डॉक्टर रवि अग्रही आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस साल का ये फर्स्ट सेशन आप सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। सो अगेन आई रिपीट, यह सेशन पूरा बाइलिंगुअल होने वाला है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्लास फ्रूटफुल होगा। पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलने वाली है, इसलिए आप क्लास को चाहकर पीडीएफ वहाँ से ले लें इस क्लास के लिए, जो मैं आपको टेलीग्राम पर अभी आगे बताने वाला हूँ, जिसका लिंक भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा। ये पूरा का पूरा एक जो सेशन है उसका ये पहला पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि मैराथन पार्ट 1। मैराथन पार्ट 1 में हम लोग साइंस एंड टेक में क्या बातें करेंगे उस पर लिए चलता हूं, पर उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। ये वो लिंक है जो मैं आपसे अभी बोल रहा था, जहां पर आप जाएंगे और सारे के सारे पीडीएफ लेंगे। ऊपर वाले टेलीग्राम चैनल पे और नीचे वाले टेलीग्राम चैनल पे दोनों ही जगह आपको ये लिंक शेयर किए जाएंगे। पर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप मुझसे जुड़े रहने के लिए कमिंग फ्यूचर में भी जो अपडेट्स वगैरह होते हैं या किताब में भी जो अपडेट्स आती हैं उनके लिए आप ऊपर वाले चैनल पे स्पेशली जुड़े रहें, जो कि मेरा अपना पर्सनल चैनल है जहाँ पे मेरे अपने स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम से रिलेटेड। इसके अलावा आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ये क्लास जो आपको मैं दे रहा हूँ ये यूट्यूब सेशन पर ही हो रहा है। डॉक्टर रवि ग्रेस क्लासेस ऑब्लिक पूर्वांचल है जो यूट्यूब चैनल है, यहीं पर आपको ये सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस दी जा रही हैं। उम्मीद है कि ये सारा का सारा जो चैनल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके वीडियोस भी आप अपने मित्रों तक या विभिन्न ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। और एक सीरीज़ ऑफ वीडियो है जो आप एक साथ अगर इस लिंक को अगर आप शेयर कर देते इसके नीचे का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसे करते करते सारे के सारे जो पार्ट होंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वो एनालिसिस है जो मैं आपको 1 मिनट में फटाफट बता देता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल साइंस का विषय आपके सामने है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं। ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। उसमें जनरल साइंस के अगर आप पेपर की डिस्कशन करेंगे तो लास्ट ईयर 2023 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हैं वो 14 आए हैं आपके जनरल साइंस के पेपर से। आगे बढ़ते हैं। बाकी ओवरऑल आप देखिए तो ऑन एन एवरेज आपको करीब करीब 15 क्वेश्चन आपके पेपर में जनरल साइंस से आते ही हैं। लेट अस स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी एक एनालिसिस है। जैसे कि साइंस में अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में तो उन्होंने सिर्फ जनरल साइंस लिखा है, लेकिन अगर हम जनरल साइंस को डिवाइड करें वेरियस सब्जेक्ट में तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी मिलती है। ये पूरा का पूरा टोटल जनरल साइंस से कितने क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने अभी आपको बोला है। जनरल साइंस से कुल पिछले साल अगर 2023 की बात करें तो लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं। उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके पेपर में वो अप्लाइड एरिया से ही रहे हैं। यानी आपके पेपर में अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का ही रोल सबसे ज़्यादा है। आप देखिए तो आपके पेपर में अगर पीछे के 5-6 साल के पेपर देखिए तो आपको समझ में आता है कि पूरे पेपर में 90% से 100% जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, बहुत ही मज़ेदार सिलेबस, या कह लीजिए कि दो वर्ड में इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। यानी कुछ भी पढ़िए या कुछ भी मत पढ़िए, गॉट इट। लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं, क्योंकि इतना आप सब जानते हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट जो यूपीएससी देते हैं उन सबको पता होता है कि यूपीएससी में पढ़ना बहुत होता है। वो अलग बात है कि लोग लास्ट में 40 पन्ने और 50 पन्ने के नोट्स को ढूंढते हैं, वो शायद उन बातों को भूल जाते हैं कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। और ये चीज़ें शुरू से बोली जाती हैं, चाहे कोई एस्पिरेंट निकाल रहा हो या कोई फेल भी हो रहा हो।
और घर में भी पेरेंट्स भी कहते हैं यूपीएससी करनी है तो पढ़ना खूब पड़ेगा, लेकिन अंत में आप फिर वही जाकर 40 और 50 पन्ने के नोट्स में बिजी हो जाते हैं। और आपके साथ क्या होता है शायद आप में से कुछ लोगों ने पीछे के 2-3 अटेम्प्ट देकर देखे होंगे। और साइंस के बारे में ऐसा है, मैं आपको पहले बता दूं, ये कभी कोई विषय रहा ही नहीं है, आप सब जानते हैं, क्योंकि कभी किसी ने साइंस एंड टेक को एज अ सब्जेक्ट बोला ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो साइंस के साथ है वो यही है कि इसको लोग करंट अफेयर्स का विषय मानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि साइंस में भी 80% क्वेश्चन, 80 to 90% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि साइंस में कोई एनसीईआरटी की बुक नहीं है जहाँ पर टेक्नोलॉजी लिखी गई हो। आपको अगर साइंस की कोई बुक आती भी है एनसीईआरटी की तो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की आती है, जबकि यूपीएससी में जो वेटेज है वो टेक्नोलॉजी का है। जबकि आज भी इंस्टीट्यूशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़ाई जाती है, और टेक्नोलॉजी में आपको लास्ट में सिर्फ करंट अफेयर्स की मैगजीन कोई बता दी जाती है, जो आप लास्ट में जाते हैं और देख कर चले जाते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 आते हैं। ये कुल टोटल सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के अंदर कुल चैप्टर्स हैं जिनको आपको करना है, इन्हीं के स्टैटिक और इन्हीं के अपडेट्स करने हैं। फटाफट मैं एक बार आपको बोल देता हूँ। पहला चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, सातवां है पार्टिकल फिजिक्स, आठवां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इससे जुड़े हुए मुद्दे, नौवां है बायोटेक्नोलॉजी, और 10वां है हेल्थ एंड डिजीज विथ वेरियस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और 11वां है मिसलेनियस। यानी ये 11 चैप्टर कुल आपके हैं जो आपको यहाँ पढ़ने हैं और ठीक से पढ़ने हैं। और इन्हीं 11 चैप्टर से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो करंट्स अपडेट्स हो। फिर मैं आपको कह देता हूँ 80% क्वेश्चन आपके पेपर में स्टैटिक आते हैं, 20% क्वेश्चन या उससे भी कम आपके पेपर में करंट अपडेट्स पर बेस्ड होकर आते हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि यहाँ के करंट अफेयर्स के अपडेट्स में साथ साथ उसके पीछे का उसका स्टैटिक भी थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन करता रहूँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, याद रखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोर्ड पर आऊँगा आपके साथ पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पीपीटीज़ के साथ होंगी और पीपीटी के साथ मैं बैठूंगा, उसको पढ़ाता रहूँगा, स्क्रीन देखते रहेंगे, और आप जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप पे इस पीपीटी को ले लेंगे और इस पीपीटीज़ को अपने मित्रों को भी शेयर जरूर करेंगे, ताकि ये वीडियोस और ये पीडीएफ दोनों ही आपके लिए एक साथ फायदेमंद हो और आपको अलग से नोट्स ना बनाना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छा खासा समय अपना बर्बाद करते हैं। और ये जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक्स आपको 25 के लिए भी ज़रूरी होगा, क्योंकि जो इस 2024 के करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 20 to 30% कंटेंट ऐसे हैं जो पीछे सालों में मैंने आपको क्लासेस, मैराथन वगैरह की क्लास में कवर किया था। यानी कहने का मतलब है ये टॉपिक अगर कोई 2025 के लिए भी जा रहा है वो भी देखता रहेगा, और प्लस अगर कोई 2024 के मेंस में भी ले जा रहा है तो भी इन पीडीएफ और करंट अफेयर्स को तैयार कीजिएगा। आगे 4-5 महीने को जो करंट अफेयर्स होंगे वो मैं आगे आपको मेंस के पहले दे दूंगा। तो आई डोंट थिंक सो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत है मित्र। अब देखिए, अब हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया की तरफ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया में सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई है, जनरल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस चैप्टर में जो आप मुझसे सुनने जा रहे हैं ये चैप्टर फैक्चुअल है। इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम रहते हैं। अगर आप 2011 से लेकर और 2023 के पेपर की एनालिसिस करें, और आपको बता दूं प्रीलिम्स में 2011 से 2023 के एनालिसिस में इसलिए कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि जो नया पैटर्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आया है वो 2011 से 2023 तक ही है जो आपके पास है। तो आप 13 साल के पेपर को देखिए, और उसी 13 साल के पेपर को देखने के बाद से इस पूरे के पूरी, चाहे जो मेरी किताब आती हो मैक ग्रा हिल में वो मैंने आपको लिखी हो, और या फिर जो आपकी क्लासेस लेता हूँ स्टैटिक, और या जो मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूँ वो वही पूरा का पूरा डिजाइन है, और उसी को आपको ठीक से करना है। पहला चैप्टर से क्वेश्चन अगर आप देखिए 2011 से 2023 के बीच में, जब आप यूनिट 1 के एंड में जाएंगे किताब में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी ये मिलेगा, अटल इनोवेशन मिशन को लाने वाला कौन था? तो आंसर में है नीति आयोग, और ये क्वेश्चन आपको 2019 के प्रीलिम्स में मिलेगा। उसके बाद अगर देखिए तो 2011 से 23 के बीच में आज तक इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पढ़ना है। वी पीपल कैन नॉट टेक अ सिंगल रिस्क, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन शुरुआत में बता देता हूं इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 2011 से 2023 के इसमें एक ही क्वेश्चन आया है, अटल इनोवेशन मिशन को लाने वाला कौन था? तो आंसर था नीति आयोग। फिर भी हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर का वेटेज सबसे कम है, सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन क्योंकि जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे अभी आपने सिलेबस देखा था, ये आपके सामने जो सिलेबस था, जो आपके 11 चैप्टर थे, उसमें से ये पहला चैप्टर जो हम कवर कर रहे हैं जिसका वेटेज सबसे कम है, लेकिन फिर भी हम इसे कवर करेंगे।
मज़ा आने वाला है जब आप एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, तब आपको एक्चुअल में साइंस अटैक फील होगा, या कह लीजिए रवि अग्रवाल सर की क्लास जिसके लिए आप मेरा क्लास का वेट करते हैं, वो फील होगा कि हाँ लिटरली आप कोई क्लास कर रहे हैं। तो इस क्लास में मैं आपके साथ बैठूंगा, अभी मैं उस पीडीएफ को ओपन कर रहा हूँ। बोर्ड के सामने आपको सिर्फ और सिर्फ ये पीडीएफ होगा जो चलेगा, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर्स अभी ऐसे होंगे जहां पर मुझे पीडीएफ नहीं, उससे ज़्यादा बोर्ड की ज़रूरत होगी, तो मैं बोर्ड पे आपको खड़ा होकर उस हिसाब से डिस्कशन करूंगा। तो जहां जैसा चैप्टर का जो नेचर होगा वहां वैसा उस तरीके के हम डिस्कशन को करने वाले हैं। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के यूनिट्स में यूनिट 1 में हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर साइंस क्या होता है, तो साइंस क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब भी मैं क्लास में डिस्कशन करता हूँ तो एक बात मैं ज़रूर बता देता हूँ। साइंस जिसे विज्ञान कहते हैं, जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स इट एग्जिस्ट इन द नेचर। यानी कह लो विज्ञान के प्रति अगर कोई काम करता है तो वो भगवान है, यानी कुदरत यानी नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो विज्ञान है। लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, यानी इट इज़ अ ह्यूमन मेड एंड इट इज़ डेवलप्ड स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो टेक्नोलॉजी इज टोटली डेवलप बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव के द्वारा मानव के कल्याण के लिए बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आप मेरी क्लास अभी सुन रहे हैं इस मैराथन के पार्ट 1 में, जहां पर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साइंस एक नेचुरल है, जैसे सन की लाइट चमकती है और आज भी पृथ्वी पर आती है, इट्स बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन उसी न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस पर एक आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसे ईटर के नाम से जानते हैं। वो वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं, जो साउथ फ्रांस में कैड्रेक एक जगह है जहां पर बन रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी है जहां पर ह्यूमन द्वारा ह्यूमन के कल्याण के लिए कुछ किया जा रहा है, जिससे दुनिया में आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को समाप्त कर दिया जाएगा कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के तरीकों से, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जाएगा। और ये एक तरह का आर्टिफिशियल सन होगा। तो आर्टिफिशियल सन एक तरह से क्या हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गई, और जो नेचुरल सन हो गया एक तरह का साइंस हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब आप समझ में आ जाएंगे ये टेक्नोलॉजी की ही देन है। जैसे आप मुझे मेरे स्टूडियो में लाइव लेता हुआ क्लास या रिकॉर्डिंग का क्लास आप मुझे देख रहे हैं, इट इज़ ऑल व्हाट, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और यहीं पर आपसे बताते हैं साइंस हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। तो साइंस हमारे जीवन में हर लेवल पे जरूरी है। तो अभी यहाँ तक कोई भी ऐसा कोई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं आने जा रहा है जहाँ पे आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपके पेपर में सिलेबस में मेंस में जाइए तो लिखा है साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो आप समझ सकते हैं साइंस आपके जीवन को अच्छा बनाता है। ओके, आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, साइंस आपको कम्युनिकेशन देता है, साइंस आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए मसलों को काफ़ी अच्छे तरीके से निपटाता है। साइंस एक पब्लिक पॉलिसी पर्सनल डिसीजन को लेने में काफ़ी मदद करता है। एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, इवन हर केसेस में। इसके अलावा इसका मिसयूज भी है, यानी आप एक्सप्लॉयटेशन भी साइंस की मदद से कर सकते हैं, यानी सॉरी टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस जो हमारे जीवन में है वो विभिन्न रूपों से आता है और इसी को ह्यूमन द्वारा टेक्नोलॉजी के फॉर्म में बनाया जाता है और फिर हम उसे डिफरेंट तरीके से यूज में लाते हैं। सो फिलहाल ये एक बैकग्राउंड था जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए था, जो मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा है जहां पर आपको साइंस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेगा, एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ, मेडाइवल इंडिया में क्या हुआ और मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ। तो 3 पार्ट्स में यहाँ पर साइंस को बांटा गया है और एंशिएंट मेडाइवल में जो आपको साइंस सुनने में मिलेगा और मॉडर्न में यहाँ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी अगर आप इतिहास में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके सिलेबस में अगर आप देखो मेंस में तो ये टॉपिक दिया गया है। तो छोटा सा मैं एक डिस्कशन कर लेता हूँ जिसके लिए मैं पीपीटी पे बैठता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ, आप समझते चलिएगा। देखो दोस्त, यहाँ पर आपको एंशिएंट इंडिया में दिख रहा है हिस्टोरिकल एडवांसमेंट क्या क्या है, तो आपके सामने है कौन कौन सी चीज़ें हैं आप वो देख लीजिए। ठीक है, एक तो आपको पहली बात बता दूं, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि जो मेजरमेंट वगैरह है या जियोमेट्री टाइप की चीज़ें हैं जहाँ आप टाउन प्लानिंग करते हैं, इवन हड़प्पा की बात कर रहा हूँ, तो हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग है वो भी पूरी तरह से साइंस के बेस्ड पर ही हुई है। इसके अलावा आपको बोलूं तो जो मैथमेटिक्स की बात होती है, भारत में मैथमेटिक्स का अगर उदय माना जाए तो सुल्व सूत्रा में लिखा गया है। तो भारत में मैथमेटिक्स की जो शुरुआत हुई है इसके बारे में आपको जहाँ मिलेगा वो है सुल्व सूत्रा।
इसके अलावा अगर फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करें तो यहाँ पर मेटल जैसी चीज़ों का प्रोडक्शन शुरू होता है बड़े लेवल पर, और उसकी उपयोगिता के बारे में लोग जानते हैं, जहाँ पर आपको आयरन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोंज, ग्रास, इस तरह के अलॉयज वगैरह के बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर आप जाइए वारामित्रा में, देखिए वारामिहिर वॉज एमंग द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, तो वारामिहिर के बारे में भी आपको पता होगा, 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। हिज बृहद संहिता जो इन्होंने लिखा हुआ है वो एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमी के फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी देता है। साथ ही साथ जब आप बौधायन की बात करते हैं, पहला ऐसा इंसान है जिन्होंने पाई के वैल्यू के बारे में बताया था, या यहाँ कह लो कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी बौधायन के सुलभ सूत्र में लिखा गया है। यानी पाइथागोरो हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा 6, 7, 8 वगैरह में, मुझे भी याद है हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय करके पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप देखो तो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मिल जाते हैं। अगर मैथमेटिक्स के समरी की बात करें तो कहीं ना कहीं आर्यभट्टी का जो बुक है, आर्यभट्टा का जो बुक है आर्यभट्टीय, वहाँ पे भी दिया गया है। इवन आयुर्वेदा के बारे में बात करें तो ये मेडिकल साइंस का सबसे पुराना एक ब्रांच है, जिसे आप कह सकते हैं, जो एंशियंट टाइम में काफ़ी पॉपुलर भी रहा था, काफ़ी विकसित भी रहा था। इसके बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में ओल्डेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ऐत्रेय संहिता नामक पुस्तिका में आपको मिल जाएगा। ये मेडिकल से जुड़ी हुई एक बुक है, एक पुस्तिका है, जिसमें आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है। और चरक का नाम मेरे ख्याल से हर कोई जानता होगा। चरक हैं जो भारत में फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं, और शायद यहाँ तक इन्हें विश्व में भी अगर किसी ने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया था तो फादर ऑफ सुश्रुतो एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन हम चरक को जानते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए मिल रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप फिलहाल मुझे पता है हिस्ट्री में बोलेंगे, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशंस। आगे लिए चलते हैं, मेडाइवल इंडिया में, मध्यकालीन भारत में क्या होता है, इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ओके देखिएगा, मेडाइवल पीरियड में अगर जनरली देखा जाए तो 2 सिनेरियो आपको मिलेगा। क्योंकि मेडाइवल इंडिया में जब आप देखें तो भारत में तो कुछ अर्लियर एंशियन ट्रेडिशंस हैं जो पीछे से चले आ रहे थे, उनके द्वारा साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। और सेकंड, जो इस्लामिक और यूरोपियन ट्रेडिशंस जो आए हैं उनका जो इफेक्ट पड़ा है विज्ञान तकनीकी के प्रभाव में, उस पर आप बात करेंगे। जैसे अरबियन है, पर्सियन है, इन्होंने, है ना, जो भी चीज़ें सेंट्रल एशिया केम टू टीच इन मदरसास, है ना, इन चीज़ों को लेकर आते हैं और मदरसा वगैरह में टीचिंग करते हैं, जो बाहर से ये लोग लेकर आते हैं। यानी कह लो कि मेडाइवल इंडिया में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो विदेशों से भारत में आते हैं, और उनके द्वारा कुछ भारत के साथ कुछ इस तरह के तालमेल होते हैं जिसके द्वारा डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च भारत में कराए जाते हैं। इवन तुझके जहांगीरी के बारे में आप देखेगा, हैड रीडिंग एंड हाइब्रिडेशन रिकॉर्ड्स ऑफ जहांगीर एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जहांगीर के पीरियड ऑफ टाइम में तुझके जहांगीरी करके कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो आपको मिल जाएंगे, जहां पर कुछ पौधों के जीवों के हाइब्रिडाइजेशन और वीडिंग के बारे में बताया था। यानी यहाँ तक कि पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, उनकी नस्लें कैसे बढ़ाई जाती हैं, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। कहीं ना कहीं ये साइंस के बारे में ही बताते हैं। यहाँ तक कि सरन गांधारा संहिता, यहाँ पर ओपियम के बारे में बताया गया, जिसका उपयोग मेडिसिन में होता है। इसके अलावा आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नए पौधों की तरफ जाना, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स की तरफ जाना, यहाँ पर भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है जो मेडाइवल इंडिया में हुआ है। और इसके अलावा मेजर क्रॉप्स जैसे कि आप वीट, राइस, बार्ली, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, इंडिगो और कॉटन के बारे में बात करेंगे तो इनको भी लेकर मेडाइवल इंडिया में काफ़ी महत्व दिया गया है। इनके जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्लांट्स, इन पर काफ़ी काम हुआ है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। आगे आपको लिए चलते हैं मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया को मैंने एक अलग अलग फेज़ में बांट दिया। अलग अलग फेज़ में पहला फेज़ देश की आज़ादी के बाद 1947 से लेके 1976। दूसरा मैंने कह दिया 1967 से 1987। ओके, 67 नहीं होगा, ये 1976 कर लीजिएगा, 76 टू नहीं, एक मिनट, ये 1946 टू 1976 है, ये 1976 से 1987 है। इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एरर हुआ है दोस्त, तो इसको आप कर लीजिएगा। ये 1976 से लेकर, क्योंकि आप देखिए 1974 के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1974 के बारे में बात हो रहा है, यानी यहाँ पर 76 तक सही है। यहाँ 76 से लेकर 67 गलत हो गया, 87 तक की बात हो रही है जो यहाँ है। और फिर 87 से लेकर प्रेजेंट तक की बात करें तो थर्ड फेज है। या कह लीजिए कि 1987 से प्रेजेंट तक की बात करें तो वो आपको धीरे धीरे मिल ही जाएगा, एनर्जी के चैप्टर में अलग, स्पेस के चैप्टर में अलग।
तो आइए आपको लिए चलते हैं। पहला आईआईटी जो होता है भारत में स्टैब्लिश किया जाता है 1951 में खड़गपुर में एट द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद ही देखिए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो भारत में स्टार्ट हुआ था फिलहाल 1927 से स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये फिलहाल ये ब्रिटिशर्स के टाइम में था, उसके पहले की बात है। वो मैंने यहाँ लिख दिया है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वो हमारे फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न इंडिया में नहीं है। गॉट इट। स्माइलिंग बुद्धा करके भारत में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में, यानी कहने का मतलब है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में ही भारत के पास पहला एटम बम आता है और उस प्रोजेक्ट का नाम होता है स्माइलिंग बुद्धा। हमारे देश में भी भाभा जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं जिनकी वजह से देश का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल तरीके से किया गया। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना भी इसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हुई है। और आपको बताऊं भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट भी इसी ड्यूरेशन में भेजा था। नाइक के नाम से था वो साउंडिंग रॉकेट, जिसका सफल परीक्षण किया गया था। और ये देश आपने कुछ ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे जब चंद्रयान 3 भी भेजा गया था, उस समय कुछ ऐसे पिक्चर वायरल हो रहे थे जहां पर आपने देखा था कि हम अपने स्पेस में जो मिशंस भेज रहे थे वहां कुछ सामान हम साइकिल से ले जाते हैं, कुछ सामान हम बैलगाड़ी से ले जाते हैं। तो ये भारत वही है जो साइकिल और बैलगाड़ी से काम करना शुरू किया है और आज इस स्तर तक आया है। आज भले ही आपके पास मर्सरीज हों और BMWs और गाड़ियाँ हों, लेकिन वो समय ऐसा था जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी और तब हमारे भारतवर्ष ने वो पहला का पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक करता है। तो बहुत बड़ी सोचने की बात है, यानी भारत कम रिसोर्सेस में भी बड़े बड़े काम रखने की जज्बा जो है वो हम भारतीयों के पास होता है। जो आप थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से जो भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण हुआ था, जिसके रूप में आप देख सकते हैं। दूसरे फेज में अगर हम बात करेंगे 1976 से 87 में, तो यहाँ भारत में तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट सेटअप होता है महाराष्ट्र में। और उसके साथ ही साथ ये पहला न्यूक्लियर पावर जनरेशन है जो कॉमर्शियल बोला जाएगा, ठीक है। जबकि इसके पहले अप्सरा भारत में एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर होता है जो सेटअप हो चुका होता है विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। लेकिन तारापुर हमारे देश का पहला कॉमर्शियल रिएक्टर होता है जहाँ ऐसा कहते हैं अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया है, जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये स्थापित किया जाता है महाराष्ट्र में, भारत का पहला कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट। और साथ ही साथ कनाडा का जो कैंडू रिएक्टर है उसकी भी स्थापना भारत में शुरुआत में हुई है। या ये कह लें, ऐसा कहते हैं कि भारत में जो शुरुआत के रिएक्टर सेटअप किए गए थे उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो कनाडा में ही विकसित हुई थी, इसीलिए हम उसको कैंडू बेस्ड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और ऐसा कहते हैं जिस समय इंडिया में कैंडू बेस्ड टेक्नोलॉजी रिएक्टर पावर जनरेशन करने के लिए लगाया गया, सेम समय में ही अर्जेंटीना में भी लगाया गया था। तो ये भारत का एक फेज है जो सेकंड फेज है जिसमें डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के टाइम में जो हुआ था वो भी बच्चा सेकंड फेज में मानिए, है ना। सेकंड फेज मतलब 60s का, मतलब 70 के आसपास जाइए। और प्लस इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए हाइल्डिंग वेराइटीज, अच्छा खासा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज यहाँ पर होता है। और काफ़ी हद तक बताऊँ तो भारत फूड बफर वगैरह बचाना शुरू कर देता है, यानी वही भारत जहाँ भारत में भोजन की कमी होती थी, खाद्यान्नों की कमी होती थी, भारत स्टॉक बनाकर बचाकर रखने लगता है। ये हुआ आपका सेकंड फेज। थर्ड फेज में आपको लिए चलते हैं। थर्ड फेज में 87 से लेकर आज तक तो एक तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च मिल जाएगा। और वैसे भी बायोटेक्नोलॉजी 1990s के बाद से भारत में बूम करता है, लेकिन पहला डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च 1986 में कर दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्थापित होता है। इसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई है उसको जोड़ा जाता है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आईटी और टेक्नोलॉजी के नाम से। इंडिया का पहला जो मिशन, जो स्पेस मिशन है, पहली बार भारत अपने ऑर्बिट के बाहर निकलता है, इनर ऑर्बिट के बाहर निकलता है 36,000 किलोमीटर को पार करके, जो कि है चंद्रयान 1, 22 अक्टूबर 2008। और दूसरा जो स्पेस मिशन भारत का, जो भारत 36,000 किलोमीटर के बाहर जाता है, जिसे हम कहते हैं इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, सेकंड इंटर स्पेस मिशन ऑफ इंडिया, 5 नवंबर 2013, जिसमें मंगलयान गया था। और मंगलयान सेकंड इंटर स्पेस मिशन है जो 36,000 किलोमीटर से आगे निकला था, और पहला इंटर प्लैनेटरी मिशन है जो कि पहली बार प्लैनेट पे गया था, क्योंकि चंद्रयान जो है बच्चा वो प्लैनेट नहीं है, लेकिन मंगलयान जो है वो प्लैनेट भी है। तो फर्स्ट इंटर स्पेस मिशन चंद्रयान, सेकंड इंटर स्पेस मिशन मंगलयान, और फर्स्ट इंटर प्लैनेटरी मिशन जो प्लैनेट पे गया वो मंगलयान। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अगली स्लाइड में अब हम चलते हैं इस साल के करंट अफेयर्स में, जो रिसेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के रहे हैं, डिफरेंट तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट, उनसे आधार पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें कौन कौन से नाम रहे हैं। पहला जिस पर हम बात करेंगे आईडेक्स के बारे में। आईडेक्स जो इस साल चर्चा का विषय रहा है, आईडेक्स का पूरा नाम होता है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अगेन रिपीट, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंट। फिर मैं एक बार क्या देता हूं, इस चैप्टर का वेटेज आपके पेपर में बहुत कम है। 13 साल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यही पूछा गया, अटल इनोवेशन मिशन को लाने वाला कौन था, किसके अंदर लाया गया, तो आंसर था नीति आयोग। और बात करते हैं, ये 2018 में लाया गया, कोशिश यही करनी थी कि डिफेंस और एयर स्पेस इंडस्ट्री में हमें नए से ज़्यादा इनोवेशन को बूस्टअप करना है। इसके अलावा यहाँ पर इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी हद तक इनको इस लेवल पे काम करना था कि किस तरीके से हम इंडियन मिलिट्री सिस्टम को और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर सकेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये MSMEs कंपनी ये हैं, स्टार्टअप्स हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, वो डिफरेंट तरह की फंडिंग और ग्रांट्स भी देते हैं इस तरह के काम करने के लिए। तो आईडियाज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, इस साल न्यूज़ में रहा है। अगला हम बात करेंगे आईसेट इनिशिएटिव के बारे में। आईसेट इनिशिएटिव्स एक्चुअल में इंडिया और यूएस के बीच में लाया गया एक इनिशिएटिव्स है, जो मई 2022 में चर्चा का विषय रहा। फिलहाल ये 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, पर वहाँ क्वेश्चन नहीं आया। स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर 2024, क्योंकि 2023 में भी इससे जुड़ी बातें न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई हैं। यहाँ पर कोशिश क्या करनी है, देखो, इंडिया और यूएस कोशिश करेगा उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इवन जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशंस करेंगे, और सिर्फ इन कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन है, कुछ इन कंट्रीज़ के साथ कुछ और भी ग्रुप्स हैं, जैसे क्वाड है, जैसे नाटो है, और इसके साथ साथ इवन देखो यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। इन सबके साथ मिलजुल कर इस लेवल पे काम करना है जहां कई डिसिप्लिन को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाना है। जैसे आप देखो 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हैं, आपको बता रहा हूं क्वाड में कौन कौन आता है। देखो, क्वाड में कुछ कंट्रीज के ग्रुप आते हैं, ये इनफॉर्मल स्ट्रेटजी फोरम है जिसके अंदर 4 नेशन आते हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड का मतलब ये होता है, क्वाड मतलब 4, ये आते हैं, और ये एक तरह से चीजों को काफी ओपनली, मतलब ये कह लो काफी, क्वाड इज टू वर्क फॉर फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। तो इन इंडो पैसिफिक रीजन वगैरह पे जो ट्रेड्स, कॉमर्स, सर्विसेज, नॉलेज, इनोवेशंस, इन सब चीज़ों को ओपनली शेयर करने के लिए लाया जाता है। आईसीटी इनिशिएटिव्स 6 कैटेगरीज में, 6 एरियाज में कोऑपरेशन की बात करता है। किन किन एरियाज में कोऑपरेशन की बात करता है, यहाँ तक कि दुनिया में आज देखो क्वांटम पर बहुत काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस इनोवेशंस, अंतरिक्ष विज्ञान में, एडवांस टेलीकॉम सेक्टर में, और इसके अलावा 6G और सेमीकंडक्टर्स में आज दुनिया में बहुत काम हो रहा है। फिलहाल सेमीकंडक्टर्स पे जुड़े हुए कुछ कन्वेंशंस हैं, जो हम AI, रोबोटिक्स और नैनो वाले टॉपिक में बात करेंगे, और 6G पे भी हम लोग बात करेंगे, ये हम ICT पे बात करेंगे। 6G को लेकर क्या किया जा रहा है और क्या भारत में होने जा रहा है, और 6G कैसे 5G से अलग है, ये सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं। कहाँ, ये सब हम करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर। तो याद रखिएगा, आईसेट इज द अनदर इंपॉर्टेंट वन। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से जुड़ा हुआ तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, शॉर्ट में यू कैन कॉल देम एज ANRF। ANRF जो है एक एक्ट के अंतर्गत लाया गया, इसको आप कहेंगे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023। एक तरह से देखा जाए तो एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है, और हाई लेवल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देता है जो साइंटिफिक रिसर्च होता है भारत में उनको। और एक देखा जाए तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रिकमेंडेशन है, उसी के अंतर्गत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के क्वालिफिकेशंस है, जो इंडस्ट्रीज हैं, इवन एकेडमिक्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मिलकर इन एरियाज़ में काम करेंगे ताकि रिसर्च वगैरह को भारत में और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए। निधि पीछे कई सालों से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि कह लूँ तो 2019-20 के आसपास से ही निधि न्यूज़ में आ जाता है। निधि, जिसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नेम इटसेल्फ डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, निधि। द स्कीम वॉज पायनियर्ड बाई DST। कौन लेकर आया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस स्कीम को लेकर आता है। पर्पस क्या होता है? एक अच्छा इन्वायरमेंट देना जहाँ पर हम नए नए आइडियाज़ को, नए नए इनोवेशंस को नर्चर कर सकें,
ग्रो कर सकें। और इसी आधार पर हम लोग नए नए स्टार्टअप्स वगैरह भी लाएंगे ताकि भारत पे नई नई चीज़ें बनाई जाएं, नई नई खोज की जाएं और इसके बेसिस पर आगे रिसर्च और डेवलपमेंट भी होते रहें। स्कीम का टारगेट यही है कि जो प्रॉब्लम भारत में मेजर फेस किया जा रहा है उसको दूर किया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर भारत में आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा माना जाता है निधि जैसी जो स्कीम्स हैं, जो हार्नेसिंग इनोवेशन टाइप की चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या को दूर करने में मदद भी करने वाली हैं। आगे लिए चलते हैं आपको CSIR के साथ एक लैब है जो काम करता है जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे लेवल पर जो पोल्यूशंस और चीज़ें हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, उसकी स्टडी करने के लिए CSR के अंदर एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, CSR की लैब कह लो, फंडेड है, वो काम करता है। और यहाँ पर देखो मेजरमेंट ऑफ गैस एंड एयरबॉर्न पार्टिकल्स फॉर मॉनिटरिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर में होने वाले जो पोल्यूशंस हैं जिसमें इस तरह की कोई गैसें आ रही हैं, उनकी स्टडी करने के लिए CSR की एक लैब है जो एक रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर कुछ टाइम्स के अकॉर्डिंग, एटॉमिक टाइम्स के हिसाब से, मतलब माइन्यूट पर्टिकुलर टाइम में फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन सेकंड के अंदर होने वाले चेंजेस की भी स्टडी की जाती है। आपको हम बात करेंगे जब हम नोबेल प्राइज़ पे लेके चलेंगे, जहाँ पर 2 सेकंड पे बात हुई है, जिसके लिए इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, आपने सुना होगा, ओके, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जहाँ 10⁻18 सेकंड के स्केल पे जाकर हम मेज़र करेंगे। इसके पहले जो था 10⁻15 सेकंड के लेवल तक स्टडी करनी थी, अब हम 10⁻18 के लेवल पे जाकर स्टडी कर सकते हैं -18 सेकंड में, यानी यहाँ तक कि एटम्स के बीच जो एटमिक बॉन्ड होता है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इन सारे बॉन्डिंग्स तक की स्टडी कर सकते हैं। किस हिसाब से कितनी जल्दी एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन सारी स्टडी को करवाना बहुत ही आसान होगा, यानी क्वांटम लेवल पे जाके स्टडी करना। क्वांटम हमेशा उस चीज को कहते हैं जहां पर हम सबसे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं। सबसे छोटे पार्टिकल्स के लिए हम नाम लेते हैं क्वांटम। घबराइए नहीं, आगे हम लोग क्वांटम पे भी काफी बात करने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है मित्र। इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलना, ये वीडियोस को कहीं भी हर ग्रुप पे जरूर देना, ताकि मेरी जो मेहनत है, और ये क्लासेस होती हैं फ्री होती हैं, ओपन होती हैं, हर किसी के लिए होती हैं, ताकि हर बच्चा इन क्लासेस को जरूर सुने। और यहाँ कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़े थोड़े मैं स्टैटिक भी कवर करता रहता हूँ। ओके, यहाँ पर 1 वीक 1 लाख कैंपेन भी, 1 लैब का मतलब होता है लेबोरेटरी कैंपेन भी है, जहाँ पर कोशिश यही करनी है कि अवेयरनेस वगैरह तकनीकी से संबंधित जो है उसको फैलाया जाए। और यहाँ पर जहाँ पर और भी चीज़ें हैं सोसाइटी में, यानी समाज में, इनसे और भी कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं, इनकी मदद से उस पर भी कोशिश किया जाए। और प्लस एक चीज़ और, 180 स्कूल्स जो हैं इन दिल्ली NCR एरियाज़ में, वो पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कह लो 1 वीक 1 लैब कैंपेन के अंतर्गत इन लैब से फ़ायदेमंद भी होने वाले हैं, जहां पर NPL लैब्स भी स्थापित हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ यानी लगातार कार्य कर रहे हैं स्कूल के लेवल पर। फिलहाल स्कूल के लेवल पर हम लोग और भी बात करेंगे, जैसे अटल इनोवेशन मिशन की जो मैं बात कर रहा था, अटल इंक्यूबेशन लैब की, अटल इंक्यूबेशन चैम्बर की बात कर रहा था, उस पर हम लोग अभी इसी लेक्चर में बात करेंगे आगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ आपको मिलेंगी। अगला है जिसका नाम है श्री का पूरा नाम है साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव्स। अगेन आई रिपीट, साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव्स। तमिलनाडु में एक स्पेशल तरह का कपड़ा होता है, ठीक है, कुछ चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है, और पता है ये इतना पॉपुलर हुआ लास्ट ईयर न्यूज़ में, जो कि साउंड प्रूफिंग का काम करता है, आवाज़ को अंदर नहीं आने देता है। फाइन, यहाँ पर देखिए, साउंड प्रूफिंग क्वालिटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल पत्ता मादाई मैक्स, डोंट माइंड अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत है, तो पत्ता मादाई मैट है, जो कि ट्रेडिशनल मैट है, जो कोई ग्रास और कॉटन थ्रेड से मिलकर बनाया जाता है। और ये इतना मज़ेदार, इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि तिरुनेलवेली, डोंट माइंड अगेन आई एम टेलिंग यू, तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ का एक ट्रेडिशनल आर्ट है, ओके, ट्रेडिशनल आर्ट है, जिसको साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेस किया गया। यहाँ पर यही कोशिश है कि इस चीज़ों का डिमांड जो है और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी है कोशिश है कि इन्वेस्टिगेट्स देयर पोटेंशियल यूज इन द नॉइज रिडक्शन द क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़। जैसे मैं आपको स्टूडियो से अगर क्लास ले रहा हूँ, तो साउंड्स वगैरह जो है वो स्टूडियोज़ के अंदर ना आए, ताकि क्लासेज वो मोर इफेक्टिव तरीके से चल रही हों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, दैट इज़ द
नेम है ना, जो लोग उस एरिया के होंगे दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। पतामदाई मैट्स, और ये जो एरिया है तिरुनेलवेली तमिलनाडु, जहाँ का एक ट्रेडिशनल आर्ट है। Okay, so that may be a good question also. Finally, we have to enter it into अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन पे आपके पेपर में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अटल इनोवेशन मिशन इंक्लूड सेतु। ओके, सेतु क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। और देखो ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टार्टअप होगा, लोग काम करेंगे। सरकार भी देखो तो स्टार्टअप लाती है, 10 लाख रुपए देती है, नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती है, आईपीआर को प्रमोट करती है, आईपीआर के फाइलिंग में मदद करती है, ताकि जो नई जनरेशन नए स्टार्टअप करके नए उद्योग लगाना चाहते हैं उनको मदद मिल सके। तो अटल इनोवेशन मिशन में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन के पर्पस यही है, एक तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडेवर है। पर्पस है कि नए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भारत में चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो वर्ल्ड क्लास इनोवेशन हब है वो हमारा देश बने, हमारे यहाँ स्टार्टअप बिजनेसेस हो, हमारे कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जो बढ़े। ये पूरा का पूरा जो अटल इनोवेशन मिशन के साथ तो सेतु का कार्यक्रम है, उसका टारगेट यही है। अटल इनोवेशन मिशन कौन लेकर आया है? नीति आयोग। ये क्वेश्चन वैसे भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2019 के प्रीलिम्स में। मैंने इसकी शुरुआत में ही आपको ये चीज़ बता दी थी। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट यूपीएससी ऑलरेडी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं। ओके, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है जो एक्चुअल में एम जो है अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग लेकर आया है ना, डेल टेक्नोलॉजीज के साथ कोलैबोरेशन है। डेल कंपनी जो होती है आप सब जानते होंगे, और यहाँ पर यंग इनोवेटर्स को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। उसका इंटर्नशिप प्रोग्राम 2.0 है जो न्यूज़ में रहा है। तो कभी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अगर न्यूज़ में आता है तो उसके पीछे अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजी मिलकर काम करते हैं, यंग इनोवेटर्स को और ज़्यादा प्रमोट करना है। अब देखो, यंग इनोवेटर्स को जिनको प्रमोट करना है, इनको किस तरीके से प्रमोट करना है, तो यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब बनाने की बात होती है। अटल इनोवेशन मिशन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लाया गया ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन। इसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब की बात होती है और अटल इंक्यूबेशन चैम्बर की बात होती है। अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन चैम्बर्स, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और याद रखिएगा आने वाले समय के लिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आएगा ज़रूर। अटल टिंकरिंग लैब में कोशिश ये करनी है कि 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज न्यूटरिक इनोवेटर्स है ना, उनको कल्टीवेट किया जाए, मतलब उनको और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए, साइंस वगैरह में इंटरेस्ट लाया जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में। इसके लिए सरकार फंडिंग भी देती है। सरकार किसी लैब को बनाने में 10 लाख रुपया एक बार इन्वेस्ट करती है और 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा उसको 5 साल रन करने के लिए, उस लैब को चलने के लिए भी देती है, एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये सपोर्ट जो होता है वो क्लास 6 से लेकर 10th तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सपोर्ट मिलता है। और इनमें सपोर्ट के लिए फंडिंग वगैरह कौन जनरेट करता है, तो गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, साथ साथ लोकल बॉडी और प्राइवेट सेक्टर भी इस तरह की फंडिंग और इस तरह के लैब को बनाने में मदद करते हैं अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी के अंतर्गत। यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप खुद समझ सकते हैं, अगर लैब सेटअप हो रहा है, यंग जनरेशन के लिए दिया जा रहा है, तो काफ़ी हद तक उनको और क्रिएटिव बनाना है, उनमें और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ानी है बच्चों के अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए यंग माइंड जो है, नई जो ब्रेन है, जो नर्चर वाले ब्रेन है, अच्छी तरह से ग्रो करें, नई तरह से माइंडसेट हो, यहाँ तक कि थिंकिंग हो, एडॉप्टिव लर्निंग हो, फिजिकल कंप्यूटिंग हो, ये सारी चीज़ें उनका यानी कह लो चतुर्मुखी विकास जो है बच्चों का हो सके। और कौन कौन लाते हैं एलिजिबिलिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे आते हैं इस अटल टिंकरिंग लैब का बेनिफिट उन्हीं को मिलता है। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। देखो ACIC जो है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये एक्चुअल में क्या करता है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक तरह से एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इनोवेशन को लेकर, यानी नए शोध नए रिसर्च होते रहें, उसको लेकर ये चीज़ लाई गई है। इसमें कोशिश यही करनी है कि जो सोसाइटी में, जो समाज में जो नई चीज़ें लानी चाहिए उसके प्रति इनका सोच विकसित हो, उनके प्रति ये लोग काम करें कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लाए जाएँ जिससे समाज को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। भारत में पहला
अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना की गई वो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में की गई 18 सितंबर 2021 में। और आज कुल मिलाकर, जब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, जो मेरे पास लास्ट अपडेट है वो यही है, कुल मिलाकर 14 ACIC हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भारत में जो ऑपरेशनलाइज्ड हैं। और यहाँ तक कह दो कुल इंक्यूबेटेड 100+ स्टार्टअप और सपोर्टिंग 22 कम्युनिटी इनोवेटर फेलोज जो इनके अंदर है। यहाँ पर एक लिंक भी मैंने दिया हुआ है, इस लिंक पर एक बार जाइएगा। अगर आपको थोड़ा सा ACIC के बारे में और जानना है तो ये जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर हो सकता है आपको आज वीडियो बनाते बनाते तक इतने ACIC हैं जो सेटअप है, शायद आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा दोस्त ध्यान रखना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस PDF में से इसको कॉपी करके आगे देखिएगा। आगे आपको लिए चलते हैं नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी यानी NDTSP। अगेन रिपीट, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। एक्चुअल में यहाँ पर मेन कीवर्ड है डीप टेक, उस पर बात करेंगे। ये जो पॉलिसी है जुलाई 2030 लाई गई है, यानी पूरी तरह से करंट अपडेट्स में आएगा। 2024 के लिए ये पॉलिसी जो है ड्रॉप जो है वो पॉलिसी जिसको आप नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करनी है कि इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोसाइटल डेवलपमेंट को पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। डीप टेक है क्या? एक तरह का स्टार्टअप है। डीप टेक एक तरह का स्टार्टअप है, डीप टेक्नोलॉजी है ना, मतलब किस लेवल पर जाके काम कर रहा है, डीप टेक्नोलॉजी, यानी इस तरह का स्टार्टअप है ना, मतलब एक तरह का स्टार्टअप है। स्टार्टअप रेफर करता है जहाँ पे बिजनेस मॉडल के बेस्ड होकर ये काम करता है हाईटेक इनोवेशंस को, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में, साइंटिफिक एडवांसमेंट में, इसके अलावा और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़े हुए जो मसले होते हैं इसके अंदर वही सारे के सारे रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं, जहाँ पर लोगों को ये दिखता है मतलब किस तरह के स्टार्टअप करने चाहिए। मैंने बोला डीप टेक्नोलॉजी, डीप लेवल पर, बड़े एडवांस लेवल पर रिसर्च और डेवलपमेंट को यहाँ पर जैसे हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट होते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाता है। मेनली जो बेस्ड होते हैं, देखिए आपके सामने है, AI पर काम किया जा रहा है, इसके अंदर डीप टेक के अंदर मशीन लर्निंग पर काम हो रहा है, इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, कंप्यूटर में जी ब्लॉकचेन वगैरह पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, जैसे VR, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स की बात हो रही है, मेटावर्स पे भी आगे बात करेंगे जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखेंगे। और इतना ही नहीं, AI के द्वारा, अब देखो डीप टेक में क्या हो रहा है, AI के द्वारा हम लोग नेचुरल डिजास्टर तक को समझने की कोशिश करेंगे, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब चीज़ें डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर है, ये भी भारत में लाया गया, ध्यान रखिएगा। दिस इज द स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये इस साल के करंट अपडेट्स में भी है। NDTSP में कौन कौन से फीचर्स हैं, तो इसका एम यही है कि इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और समाज का डेवलपमेंट है। डीप टेक के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या एम है। यहाँ पर यही है कि भारत में डीप टेक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाया जाए और बड़े एडवांस लेवल के, बड़े घने लेवल पर डीप स्टडी की जाए। पिलर्स क्या क्या हैं, सो यहाँ पर इकोनॉमिक फ्यूचर है भारत में, एक तरह से देखा जाए तो नॉलेज ड्राइवन इकोनॉमी हो, नेशनल कैपेबिलिटी हो, है ना, साथ साथ सोवरेंटी हो, आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए, एथिकल इनोवेशंस किए जाए भारत में। वैसे भी ये पिलर्स आप खुद गेस कर सकते हैं, पर स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि आपके पेपर में UPSC में जो प्रीलिम्स भी होता है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल प्रीलिम्स, वो कोई इन्फॉर्मेशन या फैक्ट नहीं देते हैं, तो हो सकता है लिख दे कि डीप टेक को लाने के पीछे कारण क्या था। और प्लस इसके फाउंडेशन एलिमेंट्स जो देखें इस पॉलिसीज़ में, तो फंडिंग और इनोवेशंस लगातार हो, टैलेंट का डेवलपमेंट हो, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट और मार्केट अपॉर्चुनिटीज लगातार बनी रहे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हमेशा प्रोटेक्शन हो, ये सारी की सारी चीज़ें NDTSP के अंदर आती हैं, यानी नेशनल डीप टेक स्टार्ट पॉलिसी के अंदर। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था मित्र जो आपको जानना था, ठीक है ना, इस यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 जो मैंने आपको बता दिया। और फिर मैं आपको एक बार फिर क्या देता हूँ, मज़ा तो आने वाला है लेक्चर नंबर 2 से। लेक्चर नंबर 2 नहीं बोलूँगा, पार्ट 2 बोलूँगा, जिस पूरे मैराथन का पार्ट 2 होगा। अंत में इन्हीं वीडियोस को जोड़कर क्लब कर दिया जाएगा, ठीक है, और एक पूरा इंटायर मैराथन की क्लास हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए उस मैराथन के पार्ट्स की क्लासेस आप देखते रहें, इन्हें शेयर करते रहें, लोगों को PDF के बारे में बताते रहें। PDF आपको यहीं मिलेगा जो मैंने अभी आपको बोला है, जो लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रहा है आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, ये आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, ऊपर https://t.me.Ravi Agrahari पर्सनल वाले पे आपको PDF शेयर हो रहा है, इससे भूलिएगा नहीं। ये यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रवि अग्रहरी क्लासेस /Purvanchal IAS, यहाँ पर आपको ये यूट्यूब वीडियोस अब अपलोड हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, आगे के लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये वो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आपको मेरे पूरे स्टैटिक क्लासेस मिल जाती हैं,
इन एप्लीकेशंस पे जाकर स्कैनर कोड को स्कैन करके आप जा सकते हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स ही है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको स्टैटिक पार्ट सीखना है या आपने बहुत पहले से मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर किया हुआ है, स्टिल अगर आप भूल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको समय के साथ मिल जाते हैं। यहाँ आप जाकर स्कैन कोड करके ये क्लासेस ले सकते हैं। सिर्फ वही लोग जिनको अभी भी लगता है कि साइंस एंड टेक में स्टैटिक आता, बाकी लोगों को बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप वहीं रहें जो आपको मार्केट में दिखाया जाता है। साइंस एंड टेक का मतलब करंट अफेयर्स, तब आपके लिए फिर ये पीडीएफ बहुत है। बाकी आप खुद अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। ओके, ये वो चैनल्स हैं जहां आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह मैं आपको मिलता हूं। और वैसे भी साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, ये 2 ही सब्जेक्ट है मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, पढ़ाने की नहीं, जिससे लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यही 2 वो विषय हैं जो आप पूरे साल नहीं पढ़ते हैं। पूरी दुनिया, पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन, सब 4 ही सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाती है पूरे साल। उसका नाम है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत सोसाइटी। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए आपको ऊपर से कुछ करा दिया, बाद में कहेंगे भैया कुछ नहीं, अंत में कोई 50-60 पन्ने का नोट्स आएगा जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस टेक और एनवायरनमेंट में। आप उसी को देख लीजिएगा, जो कि इस विषय के साथ ईमानदारी नहीं है। और ये ऐसा सब्जेक्ट जहाँ 30 में से आराम से 15-20 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। और पिछले साल ही देखिए, हमने मैराथन की क्लास से ही 4-5 क्वेश्चन आपको करा दिया था, सिर्फ 12-13 घंटे की क्लास। इस बार तो और लंबी क्लास हो रही है, इस बार कितने मिलने वाले। और जिन बच्चों ने स्टैटिक किया है, आपको भी पता है कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अगर आपका क्लास मिस होता है बच्चों, तो याद रखना भारत में कोई क्वेश्चन टच नहीं कर पा रहा होगा। आप बहुत सुरक्षित हाथ में हैं, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाकी अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। ये वो किताबें हैं जो मैक ग्रॉ हिल में मैंने लिखी हुई हैं और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अभी तो मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे कोई किताब नहीं बिकवानी है। अभी आप वैसे ही जाइए जैसे आप जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। लेकिन हाँ, अगर आपका यूपीएससी नहीं निकलता है तो एक बार मेरी बात मानिए, इन किताबों में से जो इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी जरूर पढ़िएगा, आपकी आंख खुल जाएगी। लोगों ने आपको साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस तक अपनी किताबों में और नहीं दिखाया है। आप सिर्फ कुछ मत कीजिएगा, इन क्वेश्चन पेपर को जाके देख लीजिएगा, अपने आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, तो आपको समझ में आता ही नहीं है कि इसमें स्टैटिक क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी बातों के बारे में ज़रूर लिखेंगे कि साइंस एंड टेक इज़ द करंट अफेयर्स या द स्टैटिक। नीचे लिखिएगा ज़रूर, मैं कमेंट वैसे देखता हूँ, ठीक है ना। जितने बच्चों ने मेरी क्लास की है, आपसे तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वो जरूर लिखिएगा कमेंट में कि हाँ, साइंस एंड टेक स्टैटिक है और 80% से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक ही आते हैं। और रवि सर ही ऐसे हैं जो स्टैटिक पढ़ाते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 3 रवि सर को ध्यान रखिएगा। पहला रवि सर की क्लास, दूसरा रवि सर की बुक, और तीसरा रवि सर हर साल लास्ट में करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो आपके लिए है। जिन बच्चों के लिए साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो है ना, मतलब सॉरी, जिनके लिए साइंस एंड टेक सिर्फ करंट अफेयर्स है उनके लिए भी ये वीडियो है। जिनको पता है कि साइंस टेक में स्टैटिक के साथ कुछ 10-20% क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं, उनके लिए भी है। तो आगे आइए, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। कमेंट जरूर लिखिएगा और इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी मेहनत को बेकार मत कीजिएगा। ये कोर्स आपको पूरी तरह से हर साल मैं फ्री देता हूँ। हर साल ये कह लीजिए 7-8 साल से लगातार आपको लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में साइंस और एनवायरनमेंट के दोनों करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इतनी ही उम्मीद है कि आप मुझे बिल्कुल लोगों तक शेयर करेंगे और मुझे जन जन तक पहुँचाएंगे। जय हिंद।